जंगल की उस वीरान सुबह में जब सूरज की किरणें पेड़ों की शाखों को चूमती हुई जमीन पर गिर रही थीं और हर तरफ एक हल्की खामोशी पसरी हुई थी, उस वक्त एक अकेली जोड़ी जंगल के अंदर दाखिल हो रही थी। मर्द के हाथ में तीर कमान था, लिबास मटमैला लेकिन मिजाज शिकारी वाला, और उसके साथ एक औरत। उसके लहजे में बेचैनी थी, आंखों में डर। नासिर खान, आज तो घर चलो। हर रोज जंगल में तीर चलाना जरूरी है क्या? औरत ने धीमे आवाज में कहा, मानो हर पत्ता भी उनकी बात सुन लेगा। नासिर खान मुस्कुराया, लेकिन वो मुस्कुराहट सिर्फ शोहराना जिद्द थी। तुम नहीं समझोगी, उसने जवाब दिया। शिकार मेरे लिए शौक नहीं, यह मेरी जिंदगी है। वो औरत बस चुप हो गई। शायद जिद्दोजहद से थक गई थी, या शायद जंगल की अजीब फिजा ने उसे और खामोश कर दिया था। कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक पेड़ों की ऊंची शाखों से कुछ गिरता हुआ सा महसूस हुआ। नासिर की आंखें चौकस हो गईं और फिर उसकी निगाह एक चीज पर जा टिकी। वो एक बड़ी काली चील थी, इतनी बड़ी कि नासिर की आंखें फैल गईं। इतनी भयानक कि औरत की हैरानी चीख में तब्दील होते होते बची चील एक ऊंचे पत्थर पर बैठी थी। उसकी आंखों में नजर नहीं, जैसे कोई एहसास था। उसके पंख सिमटे हुए थे, लेकिन उसकी मौजूदगी किसी इंसान जैसी भारी थी। क्या चीलें इतनी बड़ी होती हैं? औरत ने दबी आवाज में पूछा। नासिर ने तीर कमान उठाया। ऐसी चील को मारकर अपने कमरे में टांग दूं, लोग पैसे देकर देखने आएंगे। नासिर, तुम पागल हो गए हो क्या? उसकी बीवी ने चौंकते हुए कहा। चील शिकार नहीं होती, वो मांस खाती है, लेकिन इंसानों को कुछ नहीं कहती। छोड़ दो इसे, वापस चलो। मगर नासिर ने उसकी एक ना सुनी। तीर कमान में रखा निशाना साधा और छोड़ा तीर सीधा चील के एक पैर में जा लगा। चील ने कोई चीख नहीं मारी, सिर्फ गर्दन घुमाकर नासिर की तरफ देखा। एक लंबी ठंडी खामोश नजर, मानो कह रही हो अब भुगत। अगले ही लम्हे जंगल की फिजा बदल गई। चारों तरफ से एक अजीब सी आवाजें आने लगीं, जैसे हवा में दरारें पड़ गई हों। फड़फड़ाहटें, चीखें, धमाके। और फिर नासिर और उसकी बीवी ने देखा 10 से 15 बड़ी बड़ी काली चीलें उसी जैसी, या शायद और भी बड़ी, ऊपर से उतरती हुई आ रही थीं। उनके पंखों की आवाज में कोई अल्फाज नहीं थे, लेकिन उनमें एक किस्म की बेइज्जत नाराजगी थी। नासिर ने तीर कमान फेंककर भागना शुरू किया। बीवी उसके पीछे दौड़ने लगी। डर से नहीं, शायद उसकी हिफाजत की खातिर। चीलें सिर्फ नासिर का पीछा कर रही थीं। औरत को कोई नहीं छू रहा था। एक चील ने नासिर के कंधे पर पंजा मारा, दूसरी ने सर के पास से उड़ते हुए उसके सिर पर पंजा मारा। वो लड़खड़ाता हुआ भागा, कांटों से, झाड़ियों से, पत्थरों से टकराता हुआ। आखिरकार जैसे तैसे जंगल की हद खत्म हुई, नासिर गिरते पड़ते गांव की सरहद में दाखिल हुआ, और उस लम्हे में जैसे कोई अनदेखी लकीर खींच दी गई। सारी चीलें वापस मुड़ गईं, लेकिन एक, सिर्फ एक काली चील जो पहले चुपचाप देख रही थी, वह उड़ती हुई उनके पीछे छे गांव तक आई। उसने नासिर के घर को देखा, उसकी छत, उसकी दहलीज, उसकी दरवाजा। फिर हवा में एक चक्कर लगाया और वापस जंगल की तरफ लौट गई। पीछे नासिर खान की बीवी दरवाजे पर बैठी हाँफ रही थी। नासिर जमीन पर गिरा हुआ था, उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, लेकिन उस घर के आसमान पर अब खामोशी नहीं, बल्कि काली चील की नजर मंडरा रही थी। खैर, नासिर घर आया। कुछ दिन तक शिकार पर नहीं निकला, और फिर धीरे धीरे इस बात को भूल गया और अपनी जिंदगी में मग्न हो गया। कई साल गुजर गए। वो चील वाला वाकया अब नासिर खान की याददाश्त में बस एक धुंधली परछाई बन चुका था। जिंदगी ने जैसे वह हिस्सा मिटा दिया हो, या शायद नासिर ने खुद उस हिस्से को अपने जहन से बाहर फेंक दिया था। गांव में अब उसकी एक छोटी सी दुकान चलती थी। पुरानी तीर, चाकू और शिकारी सामान बेचता था। जंगल जाना कब का छोड़ चुका था। अब सिर्फ वो अपनी बीवी की बातों को नजरअंदाज नहीं करता था, बल्कि उसकी खामोशियां भी अब नासिर पर असर डालने लगी थीं। फिर एक रोज घर में एक नन्ही सी हलचल हुई। नासिर के घर एक बेटा पैदा हुआ। जैसे उनके आंगन में रोशनी आ गई हो। बीवी की आंखों में आंसू थे। सुकून वाले नासिर का चेहरा भी पहली बार दिल से मुस्कुराया था। उस बच्चे का रंग साफ था, लेकिन आंखें कुछ अजीब सी थीं। बिल्कुल काली, बिल्कुल गहरी, जैसे किसी जंगल की रात हो। ठंडी और बेजुबान नाम क्या रखेंगे? बीवी ने पूछा। नासिर कुछ पल चुप रहा,
फिर बोला, जिंदगी की तरह सीधा मगर मजबूत आफताब। बीवी मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में खुशी भी थी और शायद थोड़ी सी उलझन भी। वक्त गुजरता गया। आफताब बड़ा होता गया। बहुत तेज, बहुत सयाना बच्चा था, लेकिन वो बहुत खामोश था। उसके लहजे में ना तो बचपन की शरारत होती थी, ना सवाल। वो ज्यादातर आसमान की तरफ देखा करता। एक बार बीवी ने नासिर से कहा, तुमने नोटिस आफताब की नजरें हमेशा ऊपर रहती हैं, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो। नासिर ने बात टाल दी। बच्चा है, सब बच्चे अजीब हरकतें करते हैं। लेकिन बीवी ने कहा, उसकी खामोशी मुझे डराती है। वो खौफ नासिर तक पहुंचा नहीं, या शायद उसने मानने से इनकार कर दिया। खैर, 4 साल का वक्त और बीत गया। नासिर खान अब एक बिल्कुल बदल चुका इंसान था, जिसने सालों पहले जंगल में खुद को ताकतवर समझा था। अब वह अपने बेटे के आंचल में पनाह ढूंढता था। आफताब उसकी पूरी दुनिया जैसा बन चुका था। सुबह उसकी हंसी से दिन शुरू होता और रात उसकी नींद की खामोशी में डूब जाती। नासिर अब शिकार का नाम सुनकर भी चुप हो जाता। दुकान पर किसी को तीर या बंदूक बेचनी होती तो बेचता जरूर था, मगर आंखें झुकी रहती। उसकी बीवी अब भी वहीं थी, हल्की सी मुस्कुराहट और भारी खामोशियों वाली औरत जो सब समझती थी लेकिन जुबान पर नहीं लाती थी। लेकिन बीते कुछ दिनों से एक अजीब सूरत हाल ने घर के आसपास डेरा जमा लिया था। हर शाम जैसे ही सूरज डूबने लगता, एक काली चील नासिर के मकान के ऊपर मंडराने लगती। वो ना चिल्लाती, न झपट्टा मारती, बस एक खामोश निगरानी, जैसे वह किसी को देख रही हो। किसी को पुकार नहीं रही थी, लेकिन इत्तला दे रही थी। किसी और को, शायद जंगल में किसी जख्मी परिंदे को, शायद बदले की आग में झुलसते किसी परछाई को। बीवी ने एक दिन नासिर से कहा, एक चील हर रोज आती है, हर रोज एक ही वक्त। पर नासिर ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ बेटे की तरफ देखा जो फर्श पर बैठकर लकड़ी की एक टूटी गाड़ी से खेल रहा था। बीवी फिर बोली, मैं डरने लगी हूं नासिर। वो बस तुम्हें नहीं देखती, कभी कभी आफताब को भी देखती। बहुत देर तक नासिर ने इस बार भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें हल्की कांप गईं। फिर एक दोपहर धूप ज्यादा थी, गर्म हवा तन को चीरती सी बह रही थी। कच्चे मकान की छत पर बीवी कपड़े लेकर खड़ी थी। आफताब भी उसके साथ उसकी गोद में था। तुम यहीं खेलो, मैं कपड़े पसारती हूं, उसने बेटे से कहा और लोहे की तार पर चुपचाप सूखे हुए कपड़े लटकाने लगी। आफताब छत के कोने में बैठा नीले आसमान की तरफ देखने लगा। वही उसका खेल था, अपनी नजरों से उड़ते परिंदों की शक्लें बनाना। बीवी की पीठ आफताब की तरफ थी। तभी हवा की एक अजीब सरसराहट हुई, एक फड़फड़ाहट जो चुपचाप आसमान को चीरती हुई उतरी। बीवी ने पलटकर देखा और सांस अटक गई। एक बड़ी, बेहद बड़ी काली चील ना जाने कब कहां से उतरी और पलक झपकते ही आफताब को अपने पंजों में समेटकर हिफाजत के साथ जंगल की तरफ उड़ गई। आफताब, उसकी चीख आसमान में गूंज उठी। कपड़े, बाल और आंसू सब हवा में उड़ रहे थे। नासिर नीचे बैठा था। बीवी की चीख सुनते ही दौड़ता हुआ बाहर निकला। क्या हुआ? वो आफताब को ले गई। वो चील नासिर के पांव थम गए। क्या? उसकी आवाज टूट गई, जैसे किसी ने गले से रगें खींच ली हो। वो छत पर चढ़ा जहां बीवी अजीब गम की हालत में थी। उसकी आंखों से आंसू नहीं बह रहे थे, वो तो जैसे बह चुके थे। सिर्फ एक बात दोहराई जा रही थी, वो चील आफताब को ले गई, वो ले गई, वो ले गई। उस शाम गांव की हर गली में खबर फैल गई। लोग इकट्ठा हुए। कुछ ने कहा, यह कोई आम चील नहीं थी। कुछ बोले, इतनी बड़ी झील कभी देखी नहीं। एक बूढ़ा बोला, चीलें कभी बच्चों को नहीं उठाती, यह कोई आम सूरत हाल नहीं। नासिर का दिल अब तहस नहस हो चुका था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा, दीवारों में सिर मारने लगा। बीवी ने अपने बाल नोच डाले और बस एक बात बुदबुदा रही थी, कहां था तुमसे उस दिन? उस जंगल में मत मारो उसे। अब देखो मेरा बेटा, मेरा आफताब। उसी रात जंगल के एक कोने में एक चट्टान के बीच चांदनी की रोशनी में एक बच्चा चुपचाप लेटा था। उसे नुकसान नहीं हुआ था। उसके गिर्द सूखे पत्तों का नरम बिस्तर था। ऊपर एक काली चील सिर झुकाए उसे देख रही थी, जैसे वह उसकी हिफाजत में हो। उसकी आंखों में कोई वहशत नहीं थी, बल्कि एक जानी पहचानी नमी थी। और उस वक्त जंगल की फिजा में एक बात साफ थी, यह सिर्फ चील नहीं थी, यह कुछ और था।
कोई रिश्ता, कोई अधूरी कहानी, कोई बेआज इंतकाम। रात गहराती गई। जंगल की हवाएं कुछ कह रही थीं, जैसे हर दरख्त, हर पत्ता, हर छांव को उस बच्चे की मौजूदगी का एहसास हो गया हो। चट्टानों के पीछे सूखे पत्तों से बना एक नरम सा बिछावन था। उसी पर लेटा हुआ था 4 साल का आफताब, बिल्कुल चुप, आंखों में उलझन, चेहरे पर खामोशी। वो रोया नहीं था, न चीखा न पुकारा, जैसे उसके दिल ने समझ लिया हो कि यह चील जो उसे उठाकर लाई है उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी, बल्कि उसकी हिफाजत करेगी। उस काली चील की आंखें किसी और परिंदे जैसी नहीं थीं, उनमें इंसानी ठहराव था। जैसे हर लम्हा बच्चे की सांसें गिन रही हो, जैसे हर हरकत पर निगाहबानी कर रही हो। रात भर वो चील उसके पास बैठी रही, कभी पंख फैलाकर ठंडी हवा करती, कभी चोंच से पास के झाड़ों से कुछ नरम फल तोड़ लाती और फिर चुपचाप आफताब की तरफ सरकाती। आफताब ने वह फल उठाकर खा लिया, बिना कोई सवाल, बिना कोई डर। सुबह बह हुई चील ने आसमान की तरफ देखा, फिर आफताब की तरफ, और अपनी बड़ी सी चोंच से जंगल के बीच बने एक साफ कोने की तरफ इशारा किया, जहां धूप छन कर आ रही थी, जहां हवा ठहरी हुई थी। वो उसे धीरे धीरे वहां ले गई, जगह जैसे किसी मां की गोद हो, हर चीज उसको सुकून देने वाली। उस छोटे से मैदान में चील ने अपनी चोंच से पत्तों को खींचकर कुछ बनाया, एक कोला जिसमें आफताब को बिठा दिया, और खुद उड़कर एक पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर बैठ गई। लेकिन आंखें अब भी नीचे उसी बच्चे पर थीं। दिन बीतते गए, आफताब अब उस जंगल की फिजा का हिस्सा बन चुका था। वह बोलता नहीं था, जैसे अपनी मां की याद जुबान पर ताले लगा गई हो, लेकिन उसके चेहरे पर अब डर नहीं था। अब वहां बस एक खामोश अपनापन था। चील ने अब जंगल के और जानवरों को भी आफताब से दूर कर दिया था। कोई परिंदा, कोई जंगली जानवर उस जगह के पास नहीं आता। एक बार जब एक जंगली लोमड़ी झाड़ियों से निकलकर पास आई, तो चील ने ऐसी चीख मारी कि जैसे जंगल थर्रा उठा, और आफताब वो हिलता भी नहीं था, बस टुकुर टुकुर ऊपर देखता और मुस्कुरा देता। रातों को जब चील उड़कर दूर जाती तो वह अकेला बैठा रहता, आसमान को ताकता, तारों की तरफ उंगलियां करता। शायद वह अब भी अपनी अम्मी की गोदी याद करता था, लेकिन कुछ था जो उसके और इस चील के बीच जुड़ चुका था। एक शाम जब सूरज पेड़ों के पीछे छिप रहा था, आफताब अपनी जगह से उठा और धीरे धीरे उस चील की तरफ चला गया जो जमीन पर बैठी अपने पंख ठीक कर रही थी। वो उसके पास बैठ गया, उसके पंखों को छूने लगा, फिर अपना सिर चील के सीने से लगा दिया। चील ने पहले सर उठाया, फिर बहुत हल्के से अपने पंख उसके चारों तरफ फैला दिए। वो लम्हा जैसे जंगल ने खुद अपनी सांसें रोक ली हो, कहीं कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक चुपचाप रिश्ता, एक छोटा सा बच्चा और एक बड़ी काली चील जो शायद अब उसकी मां से ज्यादा कुछ बन चुकी थी। लेकिन सवाल यह था कि चील ने बच्चे को उसके घर से क्यों उठाया, और अगर इस वजह से उठाया कि बच्चे के बाप ने चील को बहुत पहले तीर मारा था, तो चील बच्चे को मां जैसा प्यार क्यों दे रही थी? खैर, जो भी था, इसका जवाब तो आगे ही मिलेगा जंगल में। अब तक जो खामोशी थी वह धीरे धीरे एक बदलती सूरत हाल का इशारा कर रही थी। जहां पहले आफताब की मौजूदगी सिर्फ उस बड़ी काली चील और कुछ पेड़ों को महसूस थी, अब वहां नए साए, नए झुंड और नए इरादे सरकते नजर आने लगे थे। वो जंगल का हिस्सा बन गया था, मगर जंगल के हर बाशिंदे ने उसे कबूल नहीं किया था। एक रात जब आसमान पर आधा चांद चमक रहा था और चील किसी दूर के पेड़ की शाख पर बैठी नींद और निगाहबानी के दरमियान थी, एक धुआंधार साया झाड़ियों से निकला। यह एक जंगली कुत्ता था, बड़ा काला और बेहिसाब तेज। उसके पीछे एक और साया था, एक भूखा तेंदुआ जो जंगल के हर कोने से उस बच्चे की बरकत महसूस करता आ रहा था। आफताब अपने पत्तों के बिछावन पर लेटा था, उसकी आंखें बंद थीं, मगर दिल अब भी किसी अनदेखी आहट से जाग रहा था। और उस लम्हे जैसे ही तेंदुआ एक छलांग में उसके पास पहुंचा, आसमान से एक चीख उभरी। वह चील थी। एक झटके में उसने तेंदुए पर हमला कर दिया, अपने नुकीले पंजों से उसकी आंखों के पास खरोच मारी और जोर से ऐसी चीख मारी कि सारा जंगल थम गया। तेंदुआ पीछे हटा, मगर रुका नहीं। उसकी नजरों में अब सिर्फ आफताब था, एक ऐसा लम्हा जो उसके भूख से भरे जिस्म के लिए शिकार बन चुका था। लेकिन चील ने हार नहीं मानी। उसने पंख फैलाए, इतने बड़े कि वह तेंदुआ भी एक पल को हैरानी में पड़ गया। चील ने जमीन पर उतरते ही आफताब को अपने पंखों के अंदर ले लिया, जैसे
मां बच्चे को आग से बचा रही हो। तेंदुआ दहाड़ा मगर पास नहीं आया। तभी झाड़ियों से एक और आवाज आई। 3 लकड़बग्घे भूखे गुस्से में, आंखों में वही चकमक जो किसी आसान शिकार को देखकर होती है। अब चील अकेली नहीं, सिर्फ एक तेंदुए से लड़ रही थी। अब वह आफताब को 3 लकड़बग्घों और एक जंगली कुत्ते से भी बचा रही थी। उसने अपना दाया पंख फैलाकर आफताब को और भी ढक लिया और दूसरे पंख से जमीन पर जोर से मारकर गर्द उड़ाई ताकि वह दरिंदे नजदीक न आ सके। फिर उसने हवा में उड़ान भरी और सीधे लकड़बग्घों पर हमला किया। उसके पंजे इतने मजबूत थे कि एक लकड़बग्घा सीधे जमीन पर गिरा। दूसरे ने बचने की कोशिश की मगर चील ने उसकी गर्दन पर वार किया। तीसरा भागने लगा। इस पूरी लड़ाई में आफताब चुपचाप एक कोने में दुबका रहा। उसकी आंखों में खौफ नहीं था बल्कि एक अजीब सा भरोसा था कि उसकी मां जैसी चील उसे किसी भी कीमत पर बचा लेगी। कुछ ही देर में वह जानवर पीछे हटने लगे। तेंदुआ, जिसकी आंख अब थोड़ी जख्मी थी, एक आखिरी बार चील को घूरता है, फिर गुस्से से भरा हुआ झाड़ियों में गायब हो जाता है। लकड़बग्घे कराहते हुए धीरे धीरे दूसरी तरफ चले जाते हैं। जंगली कुत्ता, जो हमेशा तेंदुए के पीछे चलता था, अब अकेला रह जाता है। वो कुछ पलों तक आफताब की तरफ देखता है, फिर एक लंबी सांस लेकर चला जाता है। खामोशी फिर से लौट आती है, मगर यह वैसी खामोशी नहीं थी। अब इसमें एक हिफाजत का सुकून था और साथ ही एक घुटी हुई थकान। चील धीरे धीरे आफताब के पास आती है, उसका सिर अपने पंखों से सहलाती है। आफताब उसकी आंखों में देखता है, फिर अपनी छोटी सी उंगली उसके पंखों पर रख देता है। शायद यह उसका पहला शुक्रिया था, बिना बोले। मगर उस रात के बाद जंगल के बाकी जानवर भी समझ गए कि अब उस बच्चे के आसपास एक अजीब सी हिफाजत का घेरा है। यह चील हर वक्त उसकी निगरानी कर रही है और इस जंगल में उस बड़ी काली चील और उस इंसानी बच्चे का रिश्ता अब सिर्फ एक मजलूम की हिफाजत नहीं रहा बल्कि एक जंग बन चुका था। लेकिन सवाल अब भी वही था कि चील ने बच्चे को आखिर उसके घर से क्यों उठाया, और अगर इस वजह से उठाया था कि बच्चे के बाप ने चील को बहुत पहले तीर मारा था, तो चील बच्चे को मां जैसा प्यार क्यों दे रही थी? यह सवाल बार बार घूम रहा था। बहाल वो जंगल जहां शुरू में एक गुमसुम सी खामोशी और खतरों की सरसराहट थी, अब उस जंगल में एक अजीब सी मामूली सी रौनक रहने लगी थी। वजह सिर्फ एक, वह बच्चा जो अब बच्चा नहीं रहा था। 20 बरस बीत गए थे। आफताब अब एक नौजवान बन चुका था, उम्र की जवानियों की दहलीज पर खड़ा, मगर दिल से आज भी उतना ही प्यारा जितना वह दिन जब एक चील ने उसे अपने पंखों में समेटकर जान बचाई थी। चील अब बूढ़ी हो चली थी, उसके पंखों की चमक थोड़ी हल्की पड़ चुकी थी, मगर उसकी आंखों की हिफाजत भरी चमक अब भी वैसी ही थी। गहरी चौकन्नी और ममता से भरी आफताब ने बोलना कभी नहीं सीखा। शायद जंगल की हवा में लफ्जों की जरूरत ही नहीं थी। उसने चील की जुबान समझ ली थी, उसकी उड़ानों के इशारे, उसकी आवाज का लहजा और उसका हर एक अंदाज। वह सब आफताब के लिए एक मां के लहजे जैसे थे। चील भी अब तक यही सोचती रही, क्या यह मुमकिन है कि इंसान और परिंदे के दरमियान ऐसा रिश्ता हो सकता है? मगर वह मुमकिन हुआ था। खामोशी की जुबान में एक रिश्ता पनप चुका था। 20 साल में जंगल में आफताब ने ना कोई इंसान देखा, ना कोई इंसानी लहजा सुना। उसकी दुनिया वहीं थी। चील की निगरानी में बीते दिन जंगल की हवाएं, नदियों की सरगोशियां और दरख्तों की छांव। हर सुबह जब सूरज पेड़ों के पीछे से निकलता तो चील अपनी चोंच से आफताब के बाल सहलाती, जैसे एक मां अपने बेटे को जगाती है। वह उसे ऊंची चट्टानों की तरफ ले जाती, जहां बैठकर वह अपने पंख फैलाती और आफताब की तरफ देखती, मानो कह रही हो, देखो बेटा, यह दुनिया तेरे लिए है, मगर तुझे समझदारी से देखनी होगी। आफताब समझता था। बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर एक सुकून, एक भरोसा और एक प्यारा एहसास होता। जंगल के कुछ पुराने जानवर अब नहीं रहे थे। वह तेंदुआ जो कभी आफताब का दुश्मन था, वह बरसों पहले एक लड़ाई में मारा गया था। मगर जंगल में नई नस्लें आई थीं, नए शिकारी जानवर, नई सोच और कुछ ऐसे जो इस अजीब रिश्ते को लेकर सवाल उठाने लगे थे। इंसान की औलाद को क्यों बचा रखा है? यह जंगल हमारा है, न कि किसी इंसानी बच्चे का। कई जानवरों को यह रिश्ता अजीब लगता। एक चील जो खुद कभी शिकारी थी, अब इंसानी औलाद की मां बनी घूम रही थी। इस पर सवाल उठने लगे थे, मगर चील की खामोशी हर सवाल का जवाब थी। उसे किसी को कुछ साबित नहीं करना था, क्योंकि उसके लिए आफताब सिर्फ एक बचा हुआ बच्चा नहीं था,
वह उसके जख्म का इलाज था। एक दिन आफताब ने पत्तों से एक चीज बनाई, एक छोटी सी चील की शक्ल में तस्वीर, फिर उसे पेड़ के तने पर बांध दिया और हर रोज उसे देखता, मगर वक्त थमता नहीं। और जंगल में अब कुछ ऐसा होने वाला था जो इस मां बेटे के रिश्ते की हिफाजत को सबसे बड़ी आजमाइश में डालने वाला था। क्योंकि कहीं दूर एक शिकारी ने सुना था कि जंगल में कोई इंसानी नौजवान जिंदा घूम रहा है। वक्त की रफ्तार हमेशा तेज नहीं होती, कभी कभी वह इतनी धीमी होती है कि हम महसूस भी नहीं कर पाते, और फिर जब वह स्पीड पकड़ती है तो कुछ ऐसा होता है जो पूरी जिंदगी बदल सकता है। खैर, पहले द्वार में चलते हैं और उसी शिकारी की तरफ रुख करते हैं जो कभी जंगल के गहरे कोनों में अपना खौफ और ताकत रखता था। नासिर खान, जो अब 60 साल का हो चुका था, वह आदमी जिसे अपना नाम और पहचान अपने शिकार और जंगल के किस्से ही याद थे। वो बूढ़ा हो चुका था, मगर उसकी आंखों में वही खौफनाक तेजी और बातों की समझ थी। वो दिन जब उसने उस चील को घायल किया था, अब उसके लिए सिर्फ एक बेईमानी याद बन चुका था। उसने सोचा था कि वह अपनी बीवी और बेटे के साथ गांव में एक आम जिंदगी जीने लगेगा, मगर अब उसकी दुनिया अलग थी। नासिर खान ने अपनी जिंदगी के बाकी बचे सालों को खामोशी और अकेलेपन में बिताया था। उसे कभी किसी ने नहीं बताया था कि उसके बेटे आफताब का क्या हुआ। उसके दिल में एक अनदेखी बेचैनी थी, क्या मेरे बेटे की कोई निशानी अब भी जिंदा है? मगर कभी किसी ने उससे यह सवाल नहीं पूछा। वो बूढ़ा आदमी यानी नासिर खान अब रोज उसी पुराने घर में बैठकर वह खुरदरी दीवारें और पुरानी लकड़ी की आवाजें सुनता। उसका दिल कभी कभी उदास हो जाता। क्या मैं अपनी बीवी बच्चे को नासमझी से खो बैठा? कभी वह जंगल में निकल जाता, अपनी बंदूक लेकर, पर शिकार करने का जज्बा अब तकरीबन खत्म हो चुका था। अब उसके कदमों में वही मिलीजुली उलझन थी जो किसी इंसान को अचानक अकेलेपन में घेर लेती है। वह सोचता था, क्या मेरी जिंदगी का वह हिस्सा जब मैंने बेटे को खो दिया था, कहीं एक गलती तो नहीं थी? वो यह सब सोचता ही रहता था। कभी कभी खुद से ही सवाल करता, क्या उस दिन मैंने जो चील को निशाना बनाया था, उसका खामियाजा भुगतने के लिए मुझे अब तक इंतजार करना था? वह अब एक बूढ़ा आदमी था, पर कुछ दिल में अब भी था। वह जंगल के खतरों का सामना कर चुका था। वह अपनी बीवी के पास वापस आ चुका था, लेकिन अब उसे एक अजीब सी तन्हाई महसूस होती थी। वो अब भी उस दिन की सख्त धूप को महसूस करता था जब उसने जंगल में पहली बार चील को तीर मारा था। वो अपने बेटे की आवाजें याद करता था जो कभी उसका पीछा करते हुए जंगल की गहराइयों में खो गई थी। वह कभी नहीं जान पाया था कि उसके बेटे के साथ क्या हुआ था, पर जंगल की गहराइयों में जहां वह अपने पैरों के निशान भी नहीं छोड़ता था, एक चील चुप्पी थी जो हमेशा उसकी यादों को राह दिखा रही थी। वो चील अब जिंदगी की ताह और फसील से बाहर थी। उसकी आंखों में वही पुरानी दीवानगी और ममता का जज्बा था जो एक मां अपने बच्चे के लिए रखती है। लेकिन नासिर खान की पूरी जिंदगी में अब एक और सवाल था, क्या वह कभी जान पाएगा कि उसका बेटा जिंदा है, या फिर उसकी जिंदगी में हमेशा के लिए यही खामोशी छाई रहेगी? वक्त की धारा जैसे ही बढ़ती जाती है, वो खामोशी, वो खालीपन जो नासिर खान के दिल में एक अजनबी डर बनकर बैठ गया था, अब और भी गहरा होता जा रहा था। उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने वाला था जो उसे ना तो किसी ने बताया था, न वह खुद किसी से पूछ पाया था। एक दिन नासिर खान अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर खड़ा था, जंगल की तरफ एक लंबी नजर डालता। वह कुछ महसूस कर रहा था, कुछ खतरनाक, कुछ अजीब, जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी में दाखिल हो रहा था। बाहर की हवा में उस दिन कुछ अलग था, एक हल्की सी आवाज जो नासिर को बहुत अच्छी तरह से पहचानने लगी थी। एक अजनबी कदमों की आवाज जो जंगल की घनी खामोशी को चीरते हुए धीरे धीरे उसके घर तक पहुंचने लगी थी। उसकी सांसें तेज हो गईं। गले में एक अजीब सा एहसास था, जैसे कुछ अजीब एहसास उसका पीछा कर रहा हो। वह जानता था कि उस दिन की चील की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उस जंगल में कुछ और था, कुछ और जो नासिर की जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाला था। कुछ ही देर बाद जब सूरज अपनी आखिरी किरणों के साथ ढलने वाला था, नासिर ने एक साया देखा। वह कोई इंसान नहीं था, बल्कि वह किसी जानवर की तरह चुपचाप जंगल से निकलते हुए उसके पास आ रहा था। वह साया इतना तेज और हल्के से चलता था कि नासिर का दिल धड़कता जा रहा था। आखिरकार उस साये ने अपनी पूरी शक्ल दिखाई। यह एक आदमी था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बहुत अजनबी था। वो नासिर की तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम्हारा बेटा जिंदा है और जंगल में है। नासिर ने सख्ती से कहा, कौन हो तुम?
आदमी ने थोड़ा रुकते हुए जवाब दिया, मेरा नाम सलीम है। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो नासिर को और भी डराता था। सलीम ने फिर कहा, मैंने तुम्हारे बेटे को देखा है, वो उस चील के साथ जंगल में रहता है। लेकिन सवाल यह था कि वो आने वाला आदमी नासिर के बेटे को कैसे जानता है? क्या वो नासिर का दोस्त है या दुश्मन? नासिर ने जब सुना कि मेरा बेटा जिंदा है और 20 साल का हो चुका है तो उसके होश उड़ गए। वह कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसने कहा, क्यों मुझे यह बता रहे हो? तुम क्या चाहते हो? सलीम ने उसकी आंखों में देखा और बोला, तुम्हारे बेटे की जिंदगी अब तुम्हारे हाथों में है, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि वह महफूज रहे तो तुम्हें जंगल में कुछ बहुत बड़ी चीजों से लड़ना होगा। वो चील, वो जंगल, सब कुछ एक जाल है और तुम उसी जाल में फंसे हो। मैं जानता हूं कि तुम पहले क्या कर चुके हो, लेकिन अब तुम्हें अपनी पुरानी गलतियों का सामना करना होगा। नासिर ने और भी बुरी तरह से महसूस किया कि वह किसी बहुत बड़े षड्यंत्र में फंस चुका था। लेकिन यह षड्यंत्र किसके खिलाफ था? क्या वह सिर्फ अपनी जिंदगी की गलती का सामना कर रहा था या फिर यह किसी बड़े खतरे का हिस्सा था? सलीम ने नासिर को एक रास्ता बताया जहां उसे अपने बेटे को ढूंढने के लिए जाना था। लेकिन सलीम ने यह भी चेतावनी दी, जंगल में तुम्हारा बेटा तुम्हारे पास नहीं आएगा। तुम्हें जो करना है वह खुद करना होगा। उसके साथ चील नहीं है, लेकिन अब वह चील सिर्फ तुम्हारा पीछा करने नहीं आई थी। वह तुम्हारे बेटे को एक जाल में फंसा चुकी है और तुम उस जाल का हिस्सा बन चुके हो। नासिर के मन में लाखों सवाल थे पर कोई जवाब नहीं था। यह सारी बातें करके सलीम अचानक जंगल में कहीं चला गया, जैसे जंगल की घनी रात उसे निगल गई हो। नासिर का दिल दहल रहा था। अब वह अकेला था। एक अजनबी की चेतावनी के साथ वह जंगल में अपने बेटे को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। क्या सलीम सच बोल रहा था? क्या वह वाकई अपने बेटे को बचा सकता था? यह सब उस अजनबी जंगल की गहराई में छुपा था और नासिर खान अब उस गहरे अंधेरे में कदम रखने वाला था। नासिर खान जंगल की तरफ बढ़ रहा था। उसके कदमों में घबराहट थी, मगर वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए पूरी तरह से तैयार था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था और वह था अपने बेटे को फिर से देखना, जो अब तक उसके लिए सिर्फ एक याद बन चुका था। जंगल में कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ों की छांव में बत्तियां बुझ चुकी थीं। नासिर ने अपने चारों तरफ देखा। हर तरफ बस घना जंगल और डर था। हर कदम पर वह महसूस कर रहा था कि जंगल उसे निगलने के लिए तैयार बैठा है, लेकिन वह जानते हुए भी उस खौफ को नकारता हुआ आगे बढ़ता चला गया। आखिरकार नासिर उस घने जंगल के बीचों बीच एक खुले से हिस्से में पहुंचा। वहां सामने एक पुरानी सी झोपड़ी खड़ी थी जो पूरी तरह से मटमैली और जजर लग रही थी। उसके अंदर से हल्की सी आवाज आई, बिल्कुल उसी तरह जैसे किसी ने अंदर से आकर दरवाजा खटखटाया हो। नासिर की धड़कन तेज हो गई। यह झोपड़ी किसी ना किसी से जुड़ी हुई थी, लेकिन क्या वह उस तक पहुंचने में कामयाब होगा? क्या उसे वहां कुछ खास मिलेगा? नासिर के मन में लाखों सवाल थे। उसने झोपड़ी की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन तभी अचानक उसकी नजर एक छोटी सी चीज पर पड़ी। कुछ दरवाजे के पास पड़ा था। वह कोई आम चीज नहीं थी। वह एक टूटा हुआ पंख था जिसका रंग हल्का भूरा और काले रंग का मिला जुला था। नासिर की आंखों में हैरानी का आलम था। उस पंख को पहचानने में उसे वक्त नहीं लगा। यह वही पंख था जो उसने कई साल पहले उस चील के जिस्म से देखा था। क्या इसका मतलब था कि वह चील जो आज भी उसके बेटे के साथ थी, वह यहीं कहीं पास थी? उसने तेजी से दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे के भीतर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कुछ गहरी निगाहें उसे देख रही थीं। एक साया, एक अनजानी शख्सियत जो उसकी मौजूदगी से बिल्कुल अनजान नहीं थी। सलीम का नाम सुनकर नासिर के दिल में और भी उलझनें पैदा हो गई। क्या वह सलीम था जो उसे उसके बेटे से मिलाने आया था, या फिर वह कोई और था? तुमने बहुत देर कर दी, एक आवाज आई और नासिर को चौंका दिया। वो आवाज अजनबी थी, लेकिन किसी बहुत करीबी की तरह सुनाई दी। सलीम नहीं, यह एक और शख्स था जो उसे यहीं जंगल में खड़ा करने के लिए भेजा गया था। नासिर ने पलटकर देखा तो सामने एक दुबला पतला आदमी खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरी सी झलक थी, जैसे वह उसके मन के सारे राज जानता हो। तुम सच में अपने बेटे को ढूंढने आए हो? उस शख्स ने सवाल किया। तुम्हें मालूम है ना
कि तुम किससे खेल रहे हो। नासिर की हालत खराब हो चुकी थी। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वो सिर्फ एक ही सवाल पूछ सकता था, कहाँ है मेरा बेटा। शख्स ने नासिर के सामने कदम बढ़ाए और बोला, तुम्हारे बेटे के बारे में जो तुम सोच रहे हो वह सच नहीं है। वो चील जो तुम्हारे बेटे को पाल रही है वो सिर्फ चील नहीं रही, वो जंगल का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी है जिससे कोई भी जीव निकल नहीं सकता। तुम्हें यह नहीं मालूम कि वह चील अब सिर्फ तुम्हारे बेटे की मां नहीं बल्कि जंगल की सच्चाई का भी हिस्सा बन चुकी है। नासिर के दिल में डर की एक और लहर दौड़ गई। क्या जंगल की इस गहरी सच्चाई का सामना करने के लिए वह तैयार था? नासिर की आंखों में अब सवालों का तूफान था। वह शख्स जिसने उसे यह सब बताया, उसकी बातें नासिर के दिलो दिमाग में गहरे तक समा गई थीं। क्या सच में उसका बेटा अब उस चील का हिस्सा बन चुका था जो जंगल की छांव में रिहा होकर जिंदगी जी रहा था? शख्स ने नासिर को घूरते हुए कहा, तुम्हारा बेटा अब उस चील से ज्यादा कुछ बन चुका है जो तुमने एक वक्त उस पर तीर चलाया था। वह अब उसी जंगल का एक हिस्सा है जिसमें उसने अपना ठिकाना बना लिया है। तुम जो सोच रहे हो वह बिल्कुल उलटा है। उस चील ने तुम्हारे बेटे को सिर्फ पाला नहीं बल्कि उसे जंगल का हिस्सा बना दिया है। अब तुम्हारा बेटा उस जंगल का हिस्सा बन चुका है, उससे तुम कभी मिलने नहीं आ सकते। नासिर को यह सब सुनकर एक गहरी उलझन में डाल दिया। क्या इसका मतलब था कि उसका बेटा अब चील के साथ जंगल में रिहा होकर उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था? क्या अब उसे अपने बेटे को खो देना था या फिर वह इस जंगल में कुछ और खोजने आया था? शख्स ने नासिर की हालत को देखा और फिर कहा, तुम सोच रहे कि यह सब कैसे हुआ, लेकिन इस जंगल में हर चीज का एक कारण होता है। वो चील सिर्फ एक पक्षी नहीं थी। तुम्हारे बेटे को उसने अपने पंखों में समेट लिया और अब वह उसी के साथ अपनी जिंदगी जी रहा है। लेकिन अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे से मिलवा सकता हूं। नासिर के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। उसने उसे शख्स की बात मान ली। उस जंगल वाले आदमी ने कहा कि अब जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ। नासिर की आंखों में अब उम्मीद और उलझन दोनों थे। वह शख्स जो उसे जंगल में सब कुछ दिखा चुका था अब नासिर को एक और जगह ले जाने वाला था। नासिर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या यह वह जगह थी जहां उसे अपने बेटे का सामना करना था? क्या अब वह वक्त आ गया था जब वह अपने खोए हुए बेटे को देख सकेगा? नासिर और उस शख्स के साथ साथ कुछ और लोग भी थे। सभी जंगल की गहराइयों में चल रहे थे और हर कदम के साथ नासिर की धड़कन तेज हो रही थी। वह महसूस कर रहा था कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो उसकी जिंदगी के सबसे बड़े सवाल का जवाब हो सकता था। आखिरकार वे एक जगह पहुंचे, एक खुला सा इलाका जहां चारों तरफ पेड़ थे और हवा में कुछ अलग सा था। यहां नासिर ने एक चीज देखी, एक लड़का जो लगभग 20 साल का लगता था। वो लड़का वहीं बैठा था और नासिर की तरफ बिना देखे ही ध्यान से कुछ सोच रहा था। नासिर के दिल में एक हलचल उठी। उसने उस लड़के की आंखों में वह पहचान तलाश की जो उसे खुद के अतीत से जुड़ी हुई लग रही थी। क्या यही उसका बेटा आफताब था? क्या अब वह वक्त आ गया था जब उसे अपनी ममता का फर्ज निभाना था? लेकिन जब नासिर ने आफताब की आंखों में देखा तो उसकी उम्मीदें एक बार फिर टूट गईं। आफताब उसे नहीं पहचान सका। उसकी आंखों में न वह प्यार था, न वह नरमी जो कभी नासिर ने उसे अपने हाथों में महसूस किया था। लेकिन फिर भी नासिर के दिल में कुछ अजीब सा था, कुछ ऐसा जो उसे अपनी ममता की ओर खींच रहा था। आफताब की नजरें नासिर के ऊपर पड़ी और अचानक उसकी आंखों में एक हलचल सी पैदा हुई, जैसे किसी ने एक पुरानी याद को वापस जिंदा कर दिया हो। लेकिन उस हलचल के बावजूद उसने नासिर को नहीं पहचाना। क्या इसका मतलब था कि आफताब अब पूरी तरह से बदल चुका था या फिर चील ने उसे ऐसा बना दिया था? उसी वक्त वही आदमी जो नासिर को जंगल में लेकर आया था, उसने अपने साथी को इशारा किया जो जंगल की झाड़ियां में छुपा हुआ बैठा था। उसके साथी ने तीर को खींच लिया और नासिर की तरफ चला दिया। तीर अब नासिर की तरफ बढ़ने वाला था, लेकिन उसके दिल में कुछ अजीब सा हो रहा था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा था। लेकिन आफताब जो अब उस चील को अपनी मां मानता था, उसने अचानक तीर को देखा और तीर से पहले उस शख्स की ओर बढ़ने लगा। नासिर को यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसके सामने उसका बेटा, लेकिन क्या वो उसे जानता था? सिर्फ कुछ सेकंड बाद चील ने अपनी पंखों की छांव में खुद को आगे बढ़ाया और तीर को अपने पैरों में समेट लिया। नासिर को यह सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था।
चील ने वह तीर अपने पैरों से रोका और नासिर ने देखा कि उसका बेटा अब पूरी तरह से चील के साथ जुड़ा हुआ था। यह था एक नया और खतरनाक रास्ता, जहां अब नासिर को अपने बेटे से जुड़ी सच्चाई का सामना करना था। यह मंजर नासिर के लिए पूरी तरह से डरावना था। जंगल की उस खामोश दोपहर में अचानक ऐसा तूफान उठने वाला था जिसका अंदाजा किसी को न था। तेज हवाओं के साथ एक सन्नाटा चुपके से सब पर छा गया। आफताब की नजरें अब उस तीर चलाने वाले शख्स पर गड़ी थीं जिसने कुछ लम्हों पहले ही उसके सामने खड़े अजनबी यानी नासिर की जान लेने की कोशिश की थी। और फिर जैसे ही चील के पंजे में वो तीर चुभा, एक ऐसी गूंज उठी जंगल में कि आसपास के परिंदे तक उड़ चले। चील की आंखों में अब वह नरमी नहीं थी जो आफताब को लोरी देकर सुलाती थी, बल्कि अब वह आंखें शोले बन चुकी थीं। उसने हवा को चीरती हुई एक चीख मारी और बिजली की रफ्तार से उस शख्स की ओर झपटी जो नासिर को वहां लाया था। उस शख्स को यह अंदाजा बिल्कुल नहीं था कि जो चील अब तक सिर्फ निगहबान बनी हुई थी अब उस पर टूट पड़ेगी। उसके दो साथी भी पेड़ों के पीछे से निकल आए और लपक कर भागने लगे, लेकिन चील की तेज परवाज ने उन्हें वहां टिकने नहीं दिया। चील एक एक कर उन सब पर झपट्टी, नाखूनों से उनके कंधों को नोचा, पंखों से उन्हें धक्का देकर दूर पटका। कुछ ही मिनटों में जंगल का वह छोटा सा इलाका एक जंग का मैदान बन गया। नासिर हक्का बक्का खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। वो शख्स जो उसे यहां लाया था अब जान बचाकर भाग रहा था, और चील वह जो अब तक एक रहस्यमयी परछाई की तरह लगती थी, अब किसी मां की तरह अपने बेटे की हिफाजत करती नजर आ रही थी। वह झलक थी, एक राज की झलक। ये मेरा। उसके होंठ कांपे। चील ने फिर गर्दन उठाई और नासिर के पास गई। अब नासिर भी सब समझ गया। नासिर की आंखें छलक उठी। 20 साल पहले जिस बच्चे को उसने खो दिया था वह अब उसके सामने खड़ा था, मगर एक अजनबी की तरह। आफताब, मेरा बेटा, उसके लबों से टूटा टूटा निकला। आफताब कुछ पल तक खामोश रहा, फिर जैसे उसके पैरों से जमीन खिसक गई हो, वो दौड़कर नासिर के सीने से लिपट गया। अब्बू उसके मुंह से निकला तो नासिर की रूह तक कांप गई। 20 साल की जुदाई, 20 साल का दर्द, 20 साल की तलाश अब 2 आंसुओं में बह गया। चील वहीं बैठी थी, जख्मी मगर सुकून में, जैसे एक मां ने बेटे को उसके असल रिश्तों से मिला दिया हो। अब राज खुल चुका था। वो शख्स जो नासिर को मारना चाहता था वो वही था जिसका पालतू शेर सालों पहले नासिर ने शिकार कर लिया था, बिल्कुल अनजाने में। और अब बदले की आग में वह नासिर को भी मिटाना चाहता था। लेकिन जब जंगल में नासिर अकेला आया था तो वह नासिर को वहां पर भी मार सकता था। उसने उसे वहां मारने की कोशिश क्यों नहीं की और चील के पास लाकर ही क्यों मारना चाहा? क्योंकि वह चाहता था कि नासिर और उसका बेटा आफताब दोनों एक साथ मर जाएं। जब चील नासिर को देखेगी तो उसको अपना 20 साल पुराना जख्म याद आ जाएगा और वह नासिर पर हमला करके उसे मार देगी। और इसी मौके का फायदा उठाकर मैं आफताब को मार दूंगा, क्योंकि जंगल में चील आफताब को अकेला नहीं छोड़ती है। इसीलिए जब चील नासिर को मारने में लगी होगी तो मैं आफताब का काम तमाम करके निकल जाऊंगा, और इस तरह मेरे पालतू शेर का बदला इन दोनों बाप बेटों की मौत से पूरा हो जाएगा। मगर उसे क्या पता था कि जिसकी तलाश में वह आग लगा बैठा था वही आग अब नासिर को उसके बेटे से मिलाने वाली थी। जंगल में हल्की हल्की हवा चल रही थी। दरख्तों के पत्ते जैसे किसी सच्चाई की सरगोशी कर रहे हों। आफताब और नासिर दोनों अब एक दूसरे के करीब थे, मगर चील के जख्मी पांव से बहता लहू अब भी जमीन को भीगा रहा था। आफताब ने अपनी हथेली से चील के जख्म को दबाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। तू सामने क्यों आई थी? उस तीर के लिए उसने टूटी हुई आवाज में पूछा। चील ने उसकी तरफ देखा, फिर अपनी गर्दन नासिर की तरफ मोड़ी और फिर जमीन पर बैठ गई। उसकी सांसें थोड़ी भारी थीं, मगर उसकी आंखें अब भी गहरी और जिंदा थीं। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद चील ने अपनी गर्दन उठाई और अपनी चोंच से जमीन पर कुछ लकीरें बनाई। धीरे धीरे धड़कती हुई खामोश जुबान में आफताब हर लकीर को समझ रहा था, क्योंकि सालों से वह चील की खामोश बातों को पढ़ना सीख गया था। वो समझ गया एक किस्सा था जो अब तक छुपा हुआ था। इन्हीं लोगों ने मुझे कैद किया था। चील की आंखों में वह लम्हे तैरने लगे। बहुत साल पहले उसने अपने पंख खोले और जमीन पर कुछ और निशान बनाए। जब तुम बहुत छोटे थे, तुम्हारा शिकार करने के लिए इन शिकारियों ने मुझे बांध लिया था।
मुझे मजबूर किया गया कि मैं पहले तुम्हें और फिर नासिर को मार दूं। आफताब की आंखें हैरानी से फैल गईं। नासिर के रुख पर एक साया सा उतर गया, मगर मैं नहीं मानी। उसने आगे बताया, तुम मेरे साथ काफी वक्त से थे। हर सुबह मेरी परों की झांव में सोते, हर शाम मेरी आंखों से सवाल करते। तुम मेरे बेटे जैसे बन गए थे। और फिर जब आज वह तीर तुम्हारी तरफ बढ़ा तो मेरी आंख खुल गई। मेरे दिल ने कह दिया, अगर इसको कुछ हुआ तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। उसने गर्दन झुका ली, पंखों को समेट लिया। जमीन से लहू अब भी रिस रहा था, मगर उसकी आंखों में अब सुकून था। आफताब की आंखों से एक आंसू गिरा और सीधे चील के पर टपका। तू मेरी मां है, उसने धीमे से कहा। 20 साल तूने मुझे पाला, मुझे चलना सिखाया। नासिर की आंखें भर आई थीं। वो अब तक गम में था कि उसका बेटा इतने सालों तक एक परिंदे के साथ कैसे जिंदा रहा, मगर अब वो शर्मिंदा भी था। उसने चील से कहा, मैंने तुझे घायल किया था। तेरे जैसे परिंदे को उसने चील के सामने हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ कर दे। चील ने धीरे से अपना पर नासिर के सिर पर रखा, जैसे कह रही हो, मैंने तुझसे कभी नफरत नहीं की, मगर मुझे वक्त लगा यह समझने में कि दर्द से ज्यादा बड़ा रिश्ता माफी का होता है। वो शाम धीरे धीरे रात में बदलने लगी। चील अब थक चुकी थी। उसके पंख अब भी फैले हुए थे, जैसे किसी जंग के बाद का सुकून हो। काफी देर की खामोशी के बाद चील ने धीरे धीरे अपनी गर्दन उठाई। उसने आफताब की तरफ देखा, फिर नासिर की तरफ, और उसकी आंखों में एक ऐसा दर्द था जो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। तू जानना चाहता है ना, चील ने अपनी थकी हुई आवाज में आफताब से कहा, कि मैंने तुझे क्यों उठाया था। आफताब और नासिर दोनों अब उसके पास थे। चील ने अपनी निगाहें नासिर पर टिका दी, इसीलिए ताकि इस शख्स को, नासिर को एहसास हो सके, जिस दर्द से तू मुझे गुजार रहा था वही दर्द तुझ तक भी पहुंचे, ताकि तू समझ सके कि जब एक मां की औलाद उससे छीनती है तो उसकी रूह कैसे चीखती है। नासिर की आंखें भर आई। मैं समझ गया। मैंने तुझसे तेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की, तुझे सिर्फ एक परिंदा समझा, तेरे दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया। उसकी आवाज कांपने लगी। मगर तू भी तो किसी की औलाद थी। चील ने अपनी गर्दन झुका ली, धीरे से बोली, हां, मैं भी किसी मां की कोख से निकली थी। मेरे भी पर थे, मेरी भी एक उड़ान थी। मगर तूने सिर्फ इसलिए मुझे मारना चाहा क्योंकि मैं तेरे किसी काम की नहीं थी ना। तेरी शिकार की शोहरत बढ़ाई, न तेरे घर का जेवर बनी। बस एक चुप सी मौजूदगी थी जो तेरे तीर का निशाना बन गई। नासिर अब घुटनों पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। माफ कर दे मुझे, मैं इंसान होकर भी जज्बात में तुझसे कम निकला। मैंने जो तुझ पर जुल्म किया उसी का तूने जवाब मुझे मेरे बेटे से जोड़ कर दिया। चील अब अपनी जगह से उठी। उसने अपने पंख फैलाए, जख्मी मगर अब भी मजबूत, वो नासिर के करीब आई और अपनी चोंच से उसके सिर को हल्के से छुआ, जैसे कह रही हो, मैंने तुझे माफ कर दिया। उस लम्हे में कोई शिकारी नहीं था, कोई परिंदा नहीं था, कोई जंगल नहीं था, बस एक मां थी, एक बाप था और एक बेटा। तीनों दर्द से गुजरे और अब एक दूसरे के आंचल में बैठे थे। कुछ हफ्तों बाद नासिर ने जंगल की सरहद पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। आफताब अब वहीं रहता था चील के साथ, जिसे वह अब भी अम्मी कहकर पुकारता। नासिर हर रोज सुबह उसके लिए खाना लाता और जब सूरज ढलता तो वह तीनों एक पेड़ की छांव में बैठ जाते। चील ने नासिर के बेटे को इसीलिए उठाया था ताकि नासिर को यह एहसास हो सके कि जब एक औलाद बाप से दूर होती है तो बाप को कैसा लगता है। क्योंकि चील उसे समझाना चाह रही थी कि मैं भी तो किसी की बेटी हूं, मेरा भी बाप है, मेरी भी मां है। जब तू मुझे मारने की कोशिश कर रहा था तो मुझसे दूर होकर मेरे मां बाप पर क्या गुजरती। नासिर को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने चील से माफी मांगी और कहा, मैं तुझे बेवजह मार रहा था, तू न मेरे खाने के काम आती न बेचने के। यह मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। चील समझ गई कि उसे अपनी गलती का एहसास है। उसने नासिर को माफ कर दिया और उसके बेटे की मां बन गई और वह दोनों बाप चील के साथ खुशी खुशी रहने लगे।